वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग नाउ द पार्टन अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है गाइस क्लास में। मेरा नाम है विवेक पांडे और जैसे कि आपको मालूम है ये क्लास है कंप्यूटर अवेयरनेस की। और ये क्लास हर बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए, वो बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए क्लास बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। जैसा कि अभी मालूम है कि नियरेस्ट अभी हमारे हिसाब से पहले एग्जाम जो है वो आरआरबी का एग्जाम है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम मैंने दिया लक्ष्य आरआरबी 2020। इसको ध्यान में रखते हुए चूंकि हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, उसीलिए अब यहाँ पे प्रैक्टिस की नौबत आ पड़ती है। यानी कि अब हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम एग्जाम के नजदीक जाएंगे। तो गाइस इसी को ध्यान में रखते हुए हर दिन यहाँ पे हम 15 से 20 क्वेश्चन है जो डिस्कस करते हैं, वो सारे चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और संभवित हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। नाम मैंने इसका दिया लक्ष्य आरआरबी 2020। ये लक्ष्य वर्ड ये है ताकि हमेशा आपको आरआरबी का पेपर सामने दिखे और आप वहां पे अच्छा स्कोर कर पाएं और अपना एक सीट वहां पे सिक्योर कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं साथियों, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। विवेक पांडे मेरा नाम है, इस प्रोफाइल से आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरा प्रोफाइल लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके भी मेरे प्रोफाइल पे चले जाइए। इससे क्या होगा कि मेरी जितनी फ्री क्लासेस इंक्लूडिंग पेड कोर्सेस, ये दोनों आप वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तीसरा पॉइंट ये है मेरे प्यारे साथियों, आप अगर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कोई क्लास लेते हैं, ठीक है, अगर मैं आपकी बात कर दूं, यहाँ पे मोस्टली बच्चे बैंक वाले हैं, तो बैंक का अगर सब्सक्रिप्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं अनअकैडमी पे, तो आप वहां पे जब भी कोर्स परचेज कर, एक रेफरल कोड की रिक्वायरमेंट होती है जिससे आपको एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे साइड से मिलता है, 10% का डिस्काउंट। वो रेफरल कोड जैसे भी आप लगाते हैं तो एक साल की फी जो बैंक की होती है वो 6,000 होती है। आप जैसे ही रेफरल कोड लगाते हैं वो फी हो जाती है 5400 रुपये। इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ क्वाइंस है तो ये फी लगभग 5,000 के आसपास चल जाता है। तो कहने का मतलब है लगभग 5,000 में आप 12 महीने के लिए बैंक की तैयारी कर सकते हैं। तो एक ही रेफरल कोड लगाना है, कौन कौन, पांडे11। स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, PANDEY11, कोई स्पेस नहीं, डायरेक्ट पांडे11 लगाइए। और बैंक के अलावा कोई और भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपके कलीग्स जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, उनको भी सजेस्ट कीजिए कि सर अनअकैडमी पे यूपीएससी की क्लासेस या अदर क्लासेस भी अवेलेबल है और सेम रेफरल कोड से आप एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी बैंक की कैटेगरी में हमारे पास आरआरबी का बैच चल रहा है, प्री और मेंस का बैच इंक्लूडिंग आईबीपीएस पीओ का बैच स्टार्ट हुआ था 17 तारीख से, और अब हमारा क्लर्क का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये तीनों बैच आप एक्सेस कर सकते हैं सेम रेफरल कोड से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी पेड कोर्सेज है। सुबह 9 बजे बैंक के लिए आती है, रात 9 बजे मेरी कंप्यूटर साइंस के लिए आते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे जो एसओआईटी की तैयारी करते हैं वो इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ये टीटी कैटेगरी में आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो सारा इन्फॉर्मेशन मेरे प्रोफाइल पे है, आप चले जाइए वहाँ पे। अभी इस वीक तो मैं वहाँ पे फ्री क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, 3 से 4 दिन, फ्राइडे से फिर से फ्री क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको अपडेट भी कर दिया करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तब तक आपका काम यही है, जितना मेरी क्लासेस ले रखी है, लगभग 40-50 क्लास वहाँ पे, 50 के ज़्यादा भी, कम से कम 100 क्लासेस होगी जो फ्री होगी, आप उसको तब तक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और तरीके से इसका जवाब देंगे। इन एडिशनल, बड़ा सा सवाल क्या है, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूं तो थोड़ा सा कहीं हमारे लिए सुविधाजनक हो जाएगा। ठीक है, इन एडिशन टू कीइंग डेटा डायरेक्टली इनटू अ डेटाबेस, डेटा एंट्री कैन बी डन फ्रॉम। कहने का मतलब है कि अगर डेटा को सीधे डेटाबेस में रखने के अलावा डेटा प्रविष्ट की जाती है, यानी कोई भी डेटा डायरेक्ट डेटाबेस रखने से पहले उसमें एक प्रविष्ट की जाती है, यानी इंसर्ट की जाती है, उसे किस में किया जाता है? सिंपल सा बात है, डेटाबेस में अगर डेटा जाएगा तो वो किस माध्यम से जाएगा? दैट इज कॉल्ड इनपुट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड टेबल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कीबोर्ड, डेटा डिक्शनरी, या नन ऑफ दिस। किस तरीके से जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सही उत्तर क्या है यहाँ पे? अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, सही आंसर हमारा होगा इनपुट फॉर्म। इनपुट फॉर्म, छोटा सा एग्जांपल क्या है, अब जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको एक इनपुट फॉर्म मिलता है, आप वहां पे नाम लिखते हो विवेक, ठीक है, या जब भी आप तो ये फॉर्म पे आप अप्लाई करते हो विवेक,
और वो अंदर जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है विवेक नाम का। तो कहने का मतलब किससे हम लोग एंट्री देते हैं, तो डेटा फॉर्म के नाम से देते हैं, डेटा फॉर्म के नाम से देते हैं। ठीक है, चलिए ये आंसर हो गया। ना तो टेबल होगा, ना तो कीबोर्ड होगा, ना डेटा डिक्शनरी होगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डेटा डिक्शनरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिख लो, कभी एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछा यह जाएगा इंफॉर्मेशन डेटा अबाउट डेटा, इंफॉर्मेशन डेटा अबाउट डेटा, इंफॉर्मेशन डेटा अबाउट डेटा। और वो उसे हम लोग डेटा डिक्शनरी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है मेटा डेटा। ठीक है, ये कहीं साइड में लिख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं, यानी हिंदी में भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, मेरे साथ सामने देख सकते हैं। व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट? ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? अ रेसिपेंट सेंट बाय द रेसिपेंट, a separate document from another program sent along with an email messages, a malicious persist that feed off your message and destroy the content, या फिर a list of CC and BCC recipient। हिंदी में आता है ईमेल अटैचमेंट क्या है? प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद या ईमेल संदेश के साथ भेजे गए दूसरे प्रोग्राम का एक अलग दस्तावेज, या फिर एक दुर्भावनापूर्ण परजीवी जो आपके संदेशों को बंद करता है और सामग्री को नष्ट कर देता है, या लिस्ट ऑफ सीसी एंड बीसीसी। सही आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों? आप तुरंत यहाँ पे, चूंकि इतना समय में आराम से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तो आपको यहाँ पे आंसर भी पता चल गया होगा। राइट आंसर आपका क्या है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो एक एडिशनल अटैचमेंट जो हम लोग ऐड करते हैं ईमेल के साथ, कोई फाइल हो गया, कोई इमेज हो गया, उसे ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। याद रखिएगा 25 MB से ज़्यादा ये फाइल नहीं हो सकता है, ये हम लोग चेक भी कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा, ये सीसी और बीसीसी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सीसी और बीसीसी के बारे में समझ लीजिए। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, अब ये कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है वो आप बता दीजिए। ठीक है, तो गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बारे में, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए। कार्बन कॉपी क्या हो गया? तो थोड़ी सा अगर पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं क्या है ये सो। तो मेरे साथियों अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, तो अगर कोई मेल है, अगर मैंने 2 है, 2 में ए का नाम दिया है और सीसी में मैंने बी का नाम दिया है, तो कहने का मतलब ए को भी मालूम है कि ये मेल बी को गया है, और बी को भी मालूम है कि ये मेल ए को गया है, लेकिन मैंने क्या किया, सी का नाम बीसीसी में डाल दिया। अब ना तो ए को मालूम है कि मेल सी को गया है, ना तो बी को मालूम है कि मेल सी को गया है, सिर्फ सेंडर और इसको मालूम है। ठीक है, तो ये है सीसी का मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का मतलब हिडन होता है और सीसी का मतलब विजिबल होता है। बस यही याद रखिए, थोड़ा सा रिवाइंड करके मेरी स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लें। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, वो एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। SMTP, FTP, POP3 आर एप्लीकेशन ऑफ द विच लेयर? ठीक है, SMTP, FTP एंड POP3 लेयर का अनुप्रयोग है। कहने का मतलब है, सबसे पहले ये तीनों है क्या? तो मेरे प्यारे साथियों ये तीनों आपका एक प्रोटोकॉल है। ये क्या है आप याद रखिएगा, ये आपका एक तरह का प्रोटोकॉल है। ठीक है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो मेल सेंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका काम है फाइल अपलोड एंड डाउनलोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसका काम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और जिसका उपयोग होता है मेल को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? ये तीनों जो है वो किस कैटेगरी में? डेटा लिंक में आएगा, नेटवर्क में आएगा, ट्रांसपोर्ट में आएगा, या एप्लीकेशन में आएगा? राइट आंसर क्या है हमारा, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो सही आंसर हमारा होगा ये तीनों है एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तीनों एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल। इसके अलावा अगर आईपी एड्रेस का नाम आपने सुना है,
तो आईपी भी एक प्रोटोकॉल ही होता है, वो आपका नेटवर्क लेयर का होता है। आपने टीसीपी यूपी का यूडीपी का नाम सुना है, ये आपका ट्रांसपोर्ट का होता है। टीसीपी और यूडीपी ये आपका इसका होता है। तो ये सब इसके आंसर हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला सवाल क्या है? इन डेटाबेस इंफॉर्मेशन शुड बी ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डेटाबेस में इंफॉर्मेशन जो होता है ऑर्गेनाइज होता है, यानी अच्छे से रखा रखा रहना चाहिए, और एक्सेस करना चाहिए किस आधार पे? एक डेटाबेस में सूचना को निम्नलिखित में किसके अनुसार व्यवस्थित और एक्सेस किया जाना चाहिए? वो फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, वो लॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, डेटा डिक्शनरी के आधार पे, या फिर इंडेक्स के आधार पे? सिंपल सा बात है, डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा को जो एक्सेसिंग होगा वो किस आधार पे होगा? क्वेश्चन बड़ा सटीक है, तो आंसर भी बड़ा सटीक होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। राइट आंसर यहां पे क्या है? अगर मैं आपको बता दूं कि सर व्हाट इज द राइट आंसर, तो सही आंसर यहां पर क्या है वो आप मैं देख सकता हूं यहां पे। चलिए थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, तो राइट आंसर हमारा क्या है? लॉजिकल स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर। लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो मेरा राइट आंसर है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं। लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो इसका राइट प्रॉब्लम है। ठीक है, या लॉजिकल स्ट्रक्चर कहने का मतलब ढांचा जो होता है, जो करेक्टली हम लोग डेटा ये टेबल क्रिएट करते हैं, इसे लॉजिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, ये आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया। और डेटाबेस में डेटा जो किस रूप में होता है? लॉजिकल स्ट्रक्चर में होता है। ना तो डेटा डिक्शनरी फॉर्म में, ना तो इंडेक्स फॉर्म में होता है, किसमें? लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इज ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू टू नेटवर्क्स। दो अलग अलग नेटवर्क से, या दो सेम तो नहीं है, अलग अलग नेटवर्क से जोड़ने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस का या कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा? टू नेटवर्क्स लिखा गया है। ठीक है, टू नेटवर्क्स लिखा गया है, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा ये आप यहाँ पे जवाब दे दें। बहुत सटीक सवाल है और आंसर भी इसका सटीक है, तो उम्मीद भी मैं आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, इज अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू टू डिफरेंट टू नेटवर्क। वो किससे कनेक्टेड होता है? क्लाइंट सर्वर से, क्लाइंट से, गेटवे से, सुपर कंप्यूटर से, किससे? ये आप मुझे यहाँ पे आंसर दे दें मेरे प्यारे साथियों। सही आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या है? तो आपका हो जाएगा गेटवे इज द राइट आंसर। गेटवे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि गेटवे एक डिवाइस है, ये कंप्यूटर भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है, जैसे आपको मैंने बताया भी था, यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क, टू डिसिमिलर नेटवर्क, सिमिलर नेटवर्क। ठीक है, इसका काम है दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है गेटवे का। तो ये इसका राइट आंसर, यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क। आंसर क्या हो गया? गेटवे इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ यहाँ पे ओके है। अब आगे आते हैं, ये आंसर हो गया गेटवे इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना क्लाइंट और सर्वर। सर्वर क्या होता है यार? किसी भी एक दो नेटवर्क बोला है ना, अगर एक नेटवर्क बोलता तब वहां पे सर्वर हो सकता था, क्योंकि किसी भी नेटवर्क में एक ही सर्वर होगा ना। ठीक है, तो ये चीज है, तो सर्वर यहाँ पे इसलिए कट जाएगा। आंसर आपका गेटवे होगा, क्योंकि इसका काम है दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, और यहाँ पे लिखा भी गया है टू नेटवर्क, इसलिए आंसर आपका हो गया गेटवे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। इज द फाइल एक्सटेंशन सेपरेटेड फ्रॉम द मेन फाइल विथ बट नो स्पेस। कोई भी फाइल एक्सटेंशन जो होता है, अगर मैं लिखता हूं यहां पे vivek.doc, अगर मैं लिखता हूं
चलिए, तो गाइज यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो सेपरेट करता है। आंसर होगा आपका पीरियड। क्यों होता है पीरियड, किसे कहा जाता है, डॉट को पीरियड कहा जाता है। ये याद रखो, नहीं भी मालूम है तो बता देते हैं, ये आपका पीरियड होता है। ठीक है, और अगर मैं लिखता हूं, आपको मालूम होगा VIV के विवेक डॉट DOC। ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंशन है, ये आपका एक्सटेंशन है, ये आपका एक्सटेंशन है, और ये डॉट वाला को हम लोग कहते हैं पीरियड। ठीक है, तो यही इसको यहाँ पे सेपरेट करता है। राइट आंसर आपका DOC हो गया। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका DOC यही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, एक बार उसे देख लेते हैं। तो राइट आंसर का हो गया पीरियड। चलो यहाँ पे अवधि लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, पीरियड ही होगा, हिंदी भी उसका पीरियड ही होगा। तो आंसर ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, अ टेलीफोन नंबर, अ बर्थ डेट एंड कस्टमर नेम आर एग्जाम्पल ऑफ। ये टेलीफोन नंबर है, बर्थ है, डेट है एंड कस्टमर नेम आर एग्जाम्पल ऑफ। ये रिकॉर्ड है, डेटा है, फाइल है या डेटाबेस है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलो, हाँ कंफ्यूजन है, और रिकॉर्ड होगा, डेटा होगा, फाइल होगा या डेटाबेस होगा। ठीक है, तो सही आंसर की अगर मैं बात करता हूं, तो मेरे प्यारे साथियों सही आंसर होगा यहां पे डेटाबेस। अब सवाल आएगा सर रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा यहाँ पे, सवाल ये भी आ सकता है रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा। तो सब कुछ वन बाय वन आपको समझा देते हैं। डेटाबेस किसे कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बात करता हूं कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा की, अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं तो टेलीफोन नंबर है आपका, यहाँ पे टेलीफोन नंबर है, बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, कस्टमर नेम, ये सब किसका एग्जांपल है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा में बात करता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे कि सर तो रिकॉर्ड क्यों नहीं हो सकता। अगर रिकॉर्ड में अगर इस टाइप का लिखा रहता कि भाई डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है कि 15/7 समथिंग समथिंग, नाम दिया रहता मान लो कि विवेक समथिंग समथिंग, तब आपका रिकॉर्ड होता। ठीक है, ये तो सिर्फ फील्ड का नाम दिया है ना, एक तरह से इंटर रिलेटेड डेटा है, तो ये आपका डेटाबेस ही होगा। आपको ये समझ में आ गया कि फाइल रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा, डेटाबेस क्यों होगा। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा रहता, कुछ मोबाइल नंबर लिखा रहता, कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता, कुछ कस्टमर नेम लिखा रहता, तो वो रिकॉर्ड हम लोग कहते हैं। ठीक है, चूंकि वो नहीं लिखा हुआ है, बस एक फील्ड नेम दिया हुआ है, इसीलिए वहां पे डेटाबेस है। और डेटाबेस में आपको मालूम है कि बहुत सारे फील्ड को जोड़ के हम लोग वहां पे बना रहे हैं। ठीक है, एक हिरार्की आपको पढ़ाए भी होंगे, वो याद भी होगा कि कैरेक्टर होता है, फिर फील्ड होता है, रिकॉर्ड होता है, फाइल होता है, फिर डेटाबेस होता है। तो इसलिए लिया गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों, द टर्म डिजाइनेड इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू इनहेंस इज फंक्शनैलिटी। शब्द उन उपकरणों को नामित करता है जिन्हें इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। वो क्या है, दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड, दैट इज एड ऑन डिवाइस, दैट इज एडिशनल डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है या ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में ऐड किया जाता है ताकि उसके फंक्शन को इनहेंस किया जाए या उसके फंक्शन को बूस्ट किया जाए। राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो आपका आंसर क्या है वहां पे, पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस ही इसका सही आंसर होगा, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं है। अब सवाल है सर पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, वो डिवाइस जो कंप्यूटर में एक्स्ट्रा हम कनेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रिंटर, प्रिंटर आपका पेरिफेरल डिवाइस हो गया। जैसे कि हमारा प्रिंटर हो गया, अगर मैं बात करता हूं प्रिंटर, तो पहला चीज क्लियर है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा, प्रिंटर हो गया, हाँ स्कैनर, स्कैनर हो गया, माइक हो गया, ये सब आपका पेरिफेरल डिवाइस। सिंपल सा बात है, वो सारा डिवाइस जो अलग से हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं वो हमारा पेरिफेरल डिवाइस होता है। यही इसका आंसर है, कोई संशय नहीं, कोई समस्या नहीं, सब यहाँ पे ओके ओके है। ठीक है, राइट आंसर सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड गुड। आंसर 8 का डी हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में।
विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इनमें से कौन सा ऐसा की है जिसको अलग की के कॉम्बिनेशन के साथ उपयोग करके किसी कार्य को हम अंजाम देते हैं। किसी विशेष कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। कुंजी का मतलब की होता है, संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। दैट इज कॉल्ड टॉगल की, दैट इज कॉल्ड मॉडिफायर की, दैट इज कॉल्ड फंक्शन की, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। क्या होगा राइट आंसर? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं यहाँ पे राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो सही आंसर मेरा क्या जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आपका मॉडिफायर की। अब सवाल है सर ये ऐसा क्यों आप कह रहे हो? तो समझो पहले सबके बारे में। बेटा मॉडिफायर की को ही हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन की, इसे ही हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन की, इसे हम लोग कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, ठीक है। और इसी का एग्जांपल है अल्ट, CTRL और शिफ्ट, इसलिए इस कैटेगरी में आ गया। टॉगल की में आता है आपका कैप्स लॉक आता है, नम लॉक आता है और स्क्रॉल लॉक आता है, इसलिए ये इसमें नहीं होगा। फंक्शन की में आपको मालूम है F1 से लेकर F12 तक आता है, ठीक है। तो मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की ही एक ऐसा की है कि अकेले इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, हमेशा किसी ना किसी की के साथ जोड़ के ही इसका उपयोग होगा, इसलिए आंसर आपका यहाँ पे मॉडिफायर की हो गया। am I right? मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों? द रियल बिजनेस एंड कॉम्पिटिटिव वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइज इन, थोड़ा सा इंग्लिश है लेकिन समझ जाइए। रियल बिजनेस एंड कॉम्पिटिटिव वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइज इन, ठीक है, जिसमें बिजनेस भी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संयोग है, वो कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संयोग करके कोई बिजनेस किया जा रहा है, वो कौन सा टर्म है? पहला ऑप्शन कह रहा है द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट आर यूज्ड बाय मेनी कंपनीज। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन ए बिजनेस एक्वायर एंड यूजेस, चलो ये भी ठीक है। द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्डवेयर एंड नेटवर्क एंड अदर IT फैसिलिटी दैट आर कॉमनली यूज्ड बाय मेनी कंपनी, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं आएगा, ये हटा देते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर ऑफ द स्पीड एट विच इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जी नहीं स्पीड से लेना देना नहीं। अब 1 और 2 में कोलाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर सिंपल सा बात है, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। सिंपल सा बोला गया है, इनमें से कौन सा टर्म है जो अभी का बिजनेस पद्धति जो है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से चलने वाले बिजनेस पद्धति को क्या कहा जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी कोई भी बिजनेस चल रहा है, एजुकेशन भी चल रहा है, IT की मदद से चल रहा है। अभी रिटेल सेक्टर चल रहा है, आप लोग फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते हो, अमेजोन का इस्तेमाल करते हो, वो भी चल रहा है, IT टेक्नोलॉजी से ही चल रहा है। बहुत सारे बिजनेस, हर तरह, लगभग हर बिजनेस, अगर मैं बात करूं, आपको अगर कुछ भी परचेज करना है, सर्विस चाहिए, सर आजकल तो हेयर कट करने के लिए ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, भाई घर आ जाओ हेयर कट कर दो, ठीक है। सर कोई भी काम मुझे सफाई करवाना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे डॉक्टर चाहिए, ऑनलाइन सर्विसेज, डॉक्टर भी हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब अभी के टाइम में सारी बिजनेसेस ऑनलाइन अवेलेबल है, तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैटेगरी। तो ऑप्शन नंबर बी ही है जो फैक्ट बैठ रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ लीजिए, मैंने पूरे चीजों को तोड़ तोड़ के समझाया है। अगर ये भी अभी समझने में दिक्कत आ रहा है तो थोड़ा सा मेहनत और करना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या कहा जा रहा है? OCR स्टैंड फॉर, ये तो बहुत आसान है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जहां भी दिख रहा है जल्दी से टिक करो और आगे बढ़ो। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये ठीक है, ज्यादा सोचना समझना नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब कुछ इससे हिडन चीजें बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसे डायरेक्ट टेक्स्ट एंट्री का इनपुट दिया जाता है, क्या पूछा जाएगा? डायरेक्ट टेक्स्ट इनपुट किया जाएगा, तो आंसर आपका क्या होगा? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सर अगला प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। तो सिंपल सा बात है, ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिससे डायरेक्ट टेक्स्ट एंट्री किया, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ही होगा सही आंसर, ठीक है। हाँ चलो अगला देखते हैं। If a new device is attached to a computer such as a printer or scanner, it must be installed before the device can be used. ठीक है, यदि कोई उपकरण कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है जैसे प्रिंटर या स्कैनर, जो डिवाइस के इस्तेमाल से पहले उसको क्या करेगा?
बफर करेगा, ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी, पोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी या कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। खैर ये थोड़ी सी पुरानी क्वेश्चन है, आजकल तो प्लग एंड प्ले पे चलता है। तो कोई भी अगर नया डिवाइस है, अगर पहले के ज़माने में क्या आता था, मुझे माउस भी अगर लगाना है, मुझे प्रिंटर भी लगाना है, मुझे अगर कीबोर्ड भी लगाना है, तो एक ड्राइवर सीडी आती थी। पहले उस सीडी को इंस्टॉल करो तभी आपका माउस या कोई डिवाइस का काम करता था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या मिल रहा है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर हमारा हो गया ड्राइवर इज द राइट आंसर, ड्राइवर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा टर्म है जो बिना किसी ड्राइवर या बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट का चल जाए, तो आप उसे प्लग एंड प्ले कर देना। प्लग एंड प्ले कहा जाता है। ठीक है, प्लग एंड प्ले इसका जस्ट ऑपोजिट है। अगर ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है तो वो प्लग एंड प्ले में काम करेगा। अभी के समय में कोई भी प्रिंटर है प्लग एंड प्ले पे काम करता है। ठीक है, तो ड्राइवर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो मुझे इंस्टॉल करना पड़ता है अगर कोई एडिशनल डिवाइस अगर उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक, अदरवाइज नहीं। चलिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो चुकी है। अब थोड़ा सा और अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा सटीक सवाल है, पढ़िए इसको और आसानी से इसका जवाब दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जवाब। चलो, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं इनमें से कौन सा है, तो आंसर आपका सही होगा। सॉफ्टवेयर पूछा गया है ना, तो सॉफ्टवेयर आपका ब्राउजर ही होता है। ठीक है, ब्राउजर होता है। ब्राउजर ही अगर मुझे इंटरनेट सर्फ करना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं साइड में लिख लेना, मोज़ेक जो होता है दुनिया का पहला ब्राउजर है। मोज़ेक है वो आपका फर्स्ट ब्राउजर है। ठीक है, बहुत बार जिक्र किए। आईएसपी क्या होता है? जैसे आपका जियो है वो आईएसपी है, एयरटेल है वो आपका आईएसपी है। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर होता है। सर्च इंजन हमको मालूम है, गूगल वगैरह सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अ टपल इज अ कॉलम ऑफ ए टेबल, की ऑफ ए टेबल, रो ऑफ ए टेबल या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? टपल किसी भी टेबल का क्या होता है? टपल के बारे में अगर आपको जानकारी, मैंने डेटाबेस पूरा डिटेल में पढ़ा है, तो इसका आंसर आप अच्छे से दे सकते हो। अदरवाइज कोई बात नहीं, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दूंगा ही लास्ट में। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल ये आपके स्क्रीन पे है। क्या पूछा गया? टपल जो है वो किससे रिलेटेड है? ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप यहाँ पे कर दोगे। चलो, तो गाइज राइट आंसर हमारा क्या है वो देख सकते हैं। टपल इज अ, आंसर है आपका, मैं बता देता हूं। टपल हमारा क्या है? तो वो आपका हो जाएगा, टपल हमारा क्या होगा? तो आपका कॉलम ऑफ ए टेबल नहीं, टपल हमारा हो जाएगा रो ऑफ अ टेबल। हाँ, देखिए, अगर ये मेरा टेबल होता है ना, अगर ये मेरा टेबल होता है, ये मेरा कॉलम है और ये मेरा रो है। ठीक है, तो अगर मैंने स्टूडेंट नाम का कोई टेबल बनाया है, स्टूडेंट नाम का कोई टेबल बनाया है, तो ये आपका एंटिटी कहा जाता है। ठीक है, ये तो चलो आपको कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम है, इसे हम लोग एट्रीब्यूट भी कहेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग फील्ड भी कहेंगे, याद रखिएगा। और ये वाला जो एरिया है, सॉरी, ये तो मैंने बता दिया इसके बारे में, ये कॉलम के बारे में। और ये वाला एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग रो भी कह सकते हैं, इसे हम लोग रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, और इसे हम लोग टपल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। आप इसे क्या, यही वाला, ये वाला एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम, एट्रीब्यूट या फील्ड, और इसे रो, रिकॉर्ड या टपल कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो, अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे साथियों? इन एक्सेल कंटेन वन एंड मोर वर्कशीट। एक्सेल में किस टर्म में एक से अधिक वर्कशीट होता है? सवाल बहुत सटीक है, तो आंसर भी बड़ा सटीक होना चाहिए आपके साइड से। क्या होगा राइट आंसर? तो गाइज, अगर राइट, सबसे पहले वर्कशीट क्या होता है ये समझिए। वर्कशीट का मतलब होता है ये वाला, ये है ना रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन, ये आपका हो गया। तो एक्सेल में क्या होता है एक से अधिक? आंसर आपका हो जाएगा इन एक्सेल वर्कबुक कंटेन वन एंड मोर वर्कशीट। छोटा सा समझ लीजिए,
एक्सेल का सबसे छोटा पार्ट होता है सेल। मैं 3:30 वाली क्लास में ये पढ़ा रहा हूं वैसे। यार फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए, तो एक्सेल में क्या होता है, सबसे छोटा टर्म है वो सेल होता है। सबसे छोटा टर्म क्या है? अरे सबसे छोटा टर्म सेल होता है। और बहुत सारे सेल को जोड़ के एक शीट बनता है, और बहुत सारे शीट को जोड़ के वर्कबुक बनता है। बस ये कहानी याद रखना ना, तो सबको दिक्कत नहीं होगा। वर्कबुक को कभी कभी, वर्कबुक को लेटेस्ट वर्जन में बुक भी कहा जाता है, और सीट को प्रीवियस वर्जन में वर्कशीट कहा जाता है। सिंपल सा बात है, आप सीट बोलो या वर्कशीट बोलो, यहाँ बुक बोलो या वर्क बोलो, ऑल आर सेम। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का टॉप का क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत रिलेवेंट होगा। सबका कलेक्शन रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा। चलिए, अब जाते जाते मैं बता दूं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि सर मुझे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में पढ़ना है, कैसे ज्वाइन करना है, तरीका समझ लीजिए। अनअकैडमी का ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए सबसे पहले। जैसे आपने ऐप को ओपन किया, आपको गोल पूछा जाएगा। आपका गोल वहाँ पे होना चाहिए बैंक, अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, जैसे आप चूज योर गोल पे टिक करते हो, आपको अब गोल अपना चूज करना है बैंक। आपने जैसे ही बैंक का गोल चूज किया, उसके बाद आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन। आपको इस पर टिक कर देना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे। अब उसके बाद आता है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट कितना है? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। बैंक की तैयारी मिनिमम 12, ठीक है, मैक्सिमम 24। तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फी है आपकी 6,000 फी है। लेकिन रेफरल कोड लगा दो वहाँ पे पांडे11, ठीक है, तो वो फी हो जाती है 5400 रुपये। याद रखिएगा, स्पेलिंग में गलत मत करना, PANDEY11, 5400 रुपये। इसके अलावा भी जब प्रोसेस टू पे करोगे, अगर आपके कुछ क्वाइंस हैं तो ये और घट के लगभग 5,000 के आसपास हो जाता है। ठीक है, यानी 5,000 में 1 साल तक बैंकिंग के सारी फैसिलिटी आप ले सकते हो, सारी क्लासेस ले सकते हो, सारे बैचेस एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सारा सब्जेक्ट, ऑल कोर्सेज, ऑल बैचेस। ठीक है, अभी 3 बैच अगर मान लो मैंने एग्जांपल दिया, इस तरह 1000 बैच अगर चल रहा है बैंक की कैटेगरी में, तो हजारों बैच आप एक्सेस कर सकते हो 1 साल के लिए मात्र 5,000 रुपये में। चलिए, तो इसके बाद जैसे प्रोसेस टू पे करते हो, उसके बाद आता है ये प्राइस लिस्ट। आपको वहाँ पे पेमेंट करना है 2 ऑप्शन से, या तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या तो यूपीआई, किसी मॉडल में पे करने में। अब आपको ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है फॉर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के लिए। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई रेफरल कोड पांडे11 टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। PANDEY11, कोई स्पेस नहीं है, कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल इसी समय, तब तक ले गुड लक, गुड बाय एंड टेक।